कौन सा विषय है रे? इतिहास। अब इतिहास में पहला जो चैप्टर का क्या नाम है? ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप क्या है? हाँ, इसको ऐसे बोलना है कि पृथ्वी पर स्थित 7 महादेश में यूरोप क्या है? एक महादेश है। यानी पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीपों में यूरोप भी एक क्या महाद्वीप है। इसमें कुल कितने देश है? 44 देश। इसमें कुल कितने? तो मुख्यतः 44 देश शामिल है। ठीक है। अब टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो हम लोग पढ़ेंगे तो पहले समझेंगे कि राष्ट्रवाद जो है वो आया है राष्ट्र से। किससे आया? राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र जो जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेशन, ये नेशन राष्ट्र क्या होता है? नेशन क्या होता है? देखो, एक निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले एक जन समूह को क्या कहते हैं? राष्ट्र। पूरा दुनिया मान लो बटा हुआ है, पूरा दुनिया बटा हुआ है, लेकिन एक भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले जनसमूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्र। और इसी राष्ट्र से राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रवाद जो है कुछ देर आगे समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होती है। पहले राष्ट्र समझ गए। अब एक राष्ट्र में क्या होती है? तो एक राष्ट्र में एक जैसी संस्कृति, एक जैसी भाषा, एक जैसी इतिहास और एक जैसी परंपरा होती है। एक राष्ट्र में अगर हम कहेंगे कि कोई एक राष्ट्र है तो उस राष्ट्र में अधिकांश लोग जो होंगे, उस अधिकांश लोग की जो संस्कृति होगी, भाषा होगी, या उस लोगों का जो इतिहास होगा या परंपरा होगा, वो क्या होगा? लगभग एक समान होगी। ठीक है ना। अब राष्ट्र से जो राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति हुई, इसका अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ जो है हम लोग समझेंगे कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। आप प्रेम और लगाव की भावना का विकास करेंगे। इसमें राष्ट्र का विकास करेंगे कि राष्ट्र के अहित वाली बात करेंगे? विकास करेंगे। ऐसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट में भी परिभाषा, राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। या ऐसे भी बोल सकते हैं राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना का विकास कर। समझा ना? मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना का विकास कर राष्ट्र का विकास करना, या प्रेम और लगाव की भावना जागृत कर राष्ट्र का विकास करना, यह क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद। क्योंकि तुम बिना वजह का प्रेम और लगाव की भावना जागृत नहीं करेगा, अपने राष्ट्र के विकास के लिए ही करेगा। तो ये परफेक्ट डिफिनेशन ये हो गया कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव की भावना जागृत कर राष्ट्र का विकास करना ही क्या? राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद एक क्या भावना है? ठीक है ना। राष्ट्रवाद एक क्या भावना है। अब राष्ट्रवाद एक भावना है, तो इस भावना में हम क्या समझ सकते हैं? तो यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करती है। देखो, राष्ट्रवाद की भावना किसी राष्ट्र में पनपती है तो वहां के अधिकांश लोग जो है ना, वो क्या हो जाते हैं? वो राष्ट्रीय रूप से एकजुट हो जाते हैं। उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना पनपना शुरू हो जाती है। जिस देश में राष्ट्रवाद की कमी है, समझ लो उस देश में राष्ट्रीय एकता की क्या कमी है। तो राष्ट्रवाद की जो भावना है वो क्या करती है किसी देश में? तो उस देश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करती है कि वो राष्ट्र के प्रति अच्छा कार्य करे, राष्ट्र के प्रति अच्छा कार्य करे, ऐसी भावना को जागृत करती है राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है ना। तो अब ये टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब महादेश, कोई खास महादेश बोल दिया, यूरोप बोल दिया गया। ठीक है। तो यूरोप की जब चर्चा होगी तो
यूरोप की जो चर्चा होगी तो राष्ट्रवाद का जो है 3 संदर्भ में हम लोग मतलब इसमें इसको समझेंगे। 3 संदर्भ में। एक है बीजारोपण, राष्ट्रवाद की जो है भावना का जो बीजारोपण कब किया गया था, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कब किया गया था, और राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत कब हुई थी, एक है राष्ट्रवाद की भावना की लहर कब चली थी। ठीक है ना। तो 3 फेज में हम लोग जो है ना राष्ट्रवाद को समझेंगे। तो राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण है, बीजारोपण मतलब समझ लो कि उसका जड़ मतलब उसकी जो है ना शुरू, उसकी जो है समझ लो बीजारोपण, यानी समझ लो कि वह कहां से ये चीज का विकास हुआ है। तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में बसा एक देश है, उस देश का नाम क्या है? इटली। फ्रांस नहीं, इटली। तो राष्ट्रवाद की मतलब राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण जो है यूरोप का एक देश है इटली, इटली से हुई। लेकिन किस काल से? पुनर्जागरण काल से। तो पुनर्जागरण काल को हम लोग समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद की जो है पुनर्जागरण काल जो है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किया। अब उस काल में क्या हुआ? तो देखो, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। ठीक है। और पुनर्जागरण का जो काल है उसकी शुरुआत जो है इटली में किस शताब्दी में हुई थी? 15वीं शताब्दी में हुई थी। 15वीं शताब्दी में हुई थी। अब पुनर्जागरण काल में क्या हुआ था इटली में? तो देखो, इस काल में जो है लोगों ने क्या किया था? लोगों ने एक आंदोलन किया था और इस आंदोलन के तहत वे लोग स्वतंत्र रूप से अपनी विचारों के अनुसार आगे बढ़ सके थे। अब देखो कैसे है। तो देखो, पुनर्जागरण 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन का आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा जाता है। इस आंदोलन ने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। तो देखो, पहले क्या होता था, जो मध्य युग की बात है, मध्यकाल की बात है, इटली में जो है ऐसा वहां पे प्रथा चल रहा था कि पुरानी बातों को लेकर देश को चलाया जा रहा था। समाज में जो है अंधविश्वास फैला हुआ था। इटली का जो सामाजिक व्यवस्था था वो सब सही नहीं था। ठीक है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज आगे बढ़ नहीं रहा था। तो इटली में जो है क्या हुआ था? तो एक जो है ना आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उस आंदोलन के तहत जो है इटली के बुद्धिजीवियों ने क्या किया था? जो मध्य युग की बात है, मध्यकाल की जो बात है, वो जो बात चली आ रही है, जो अंधविश्वास वाली बातें थी, ठीक है ना, उन बातों को छोड़कर नए ढंग से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज में आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगे थे। और यही पुनर्जागरण काल जो है आधुनिक युग की शुरुआत में जो है ना अहम भूमिका निभाई। अगर कहेगा कि सबसे बड़ा योगदान आधुनिक युग की शुरुआत में किसकी रही है? पुनर्जागरण काल की। और पुनर्जागरण काल ने क्या किया? तो पुनर्जागरण काल ने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किया। ठीक है ना। पहले जो है क्या होता था? पहले ये बात होता था कि समाज में बहुत सारा जो है भ्रांति, अंधविश्वास ये सब फैला हुआ था। लेकिन जब पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई तो इन सब बातों को छोड़कर देश को, समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम किया गया। तब देश का क्या हो पाया? विकास हो पाया। ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब ये याद रहना चाहिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कब से हुआ? तो पुनर्जागरण काल से। किस देश से हुआ? इटली से। ठीक है ना। इटली से। अभी यूरोप की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ये बात है कि ये तो बीजारोपण की बात समझ गए। अब है किसकी बात? राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत। हम पहले बोल रहे थे कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण एक शुरुआत। तो अगर ये प्रश्न दिया जाए कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का शुरुआत कहां से हुई,
कहां से हुए थे? इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कहां से रे? फ्रांस की क्रांति से। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस। ठीक है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? फ्रांस से। बीजारोपण इटली से हुआ पुनर्जागरण काल से, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? फ्रांस से। किस क्रांति से? 1789 ईस्वी क्रांति। 1789 ईस्वी की क्रांति से हम लोग जो है राष्ट्रवाद की जो है ना शुरुआत को समझ सकते हैं। तो फ्रांस जो है इस देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 3 क्रांति है, तीनों क्रांति को समझेंगे। समझा ना? एक है 1789, एक है 1830, एक 1848। प्रथम क्रांति है 1789 जो लुईस सल्वा के समय में हुआ था। वहां के शासक कौन थे? लुईस सल्वा के समय में 1789 ईस्वी की क्रांति हुई थी। इस क्रांति का एग्जैक्ट अगर डेट कहा जाए तो 5 मई 1789, 5 मई 1789 को। और ये क्रांति मतलब किसी हाल में मतलब चलते रही, ये क्रांति जो है चलते रही और जो अंत तक 1789 ईस्वी जो 5 मई 1789 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1799 ईस्वी में 1799 में इस क्रांति का क्या हो गया? अंत हो गया, अंत हो गया। तो अब हम लोग 1789 ईस्वी की क्रांति को क्या करेंगे? समझेंगे। बात समझ ना? तो ये बताओ 1789 ईस्वी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1789। और अंत कब हुआ था? 1848। तो तीसरी क्रांति थी। ये 1789 ईस्वी की क्रांति का अंत कब हुआ था? 1799 में। ठीक है ना। इस समय फ्रांस के शासक कौन थे? लुईस सल्वा थे। ठीक है ना। लुईस सल्वा थे। ठीक है ना। अब तुम लोग को तो कुछ 9th में बताए थे। अब तुम लोग ये बताओ, ये चीज तो हम पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी पढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोग को बताना है तुम लोग को क्या जानकारी है, नहीं है जानकारी किस क्रांति के बारे में? 1789 ईस्वी क्रांति के बारे में। आप तुम लोग से कुछ बात जानते हैं क्या है न है? ठीक है। चलो कौन कौन बोल पाएगा? एक बार हाथ खड़ा करो तो। लड़का हम कौन कौन बोल पाएगा? बोलो। 9th में कुछ पढ़ाए थे, फिर 10th में और कुछ डिटेल बताना है। पहले से कुछ याद है कि नहीं है? चलो गोलू उठेगा। 1789 ईस्वी का क्रांति। फ्रांस में वर्ग विभाजन, फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन, सर्वहारा लोगों की दयनीय स्थिति, समानती व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, स्टेट जनरल की बैठक में असफल निर्णय, अमेरिका के सहयोग करने से देश में आर्थिक संकट। चलो पहला कारण को बोलो। राजतंत्रात्मक शासन। फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन था जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता था। यहाँ पूर्ववंश का शासन हुआ करता था। इस राजवंश के शासक लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, और लुई 15वां कहता था कि मैं भगवान हूँ, और लुई 16वां फिजूल खर्ची में एक